अगर आर्थराइटिस का पेशेंट जिसका इलाज जल्दी उसके बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे हो जाए तो उसको जनरली जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली गठिया जो है वो इम्यून सिस्टम की बीमारी है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। कोई भी इन्फेक्शन होता है, बाहरी इन्फेक्शन होता है, तो वो सेल्स उस इन्फेक्शन से लड़ते हैं। डॉक्टर सबसे पहले उसकी बीमारी के बारे में उससे सवाल पूछता है, पेशेंट अपनी हिस्ट्री बताता है, तो एक आइडिया लगता है कि इसको क्या प्रकार का गठिया हो सकता है। उसके बाद गठिया बीमारी का जो ट्रीटमेंट होता है वो कोई मामूली दवाइयाँ नहीं है। एक चीज़, उसके अपने खुद के बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए एपिसोड में, जहां पे हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं हुई तो बायोलॉजी अगर बात करूं तो आप कभी भी उस चीज की जड़ तक नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल, आज का टॉपिक हमारी शरीर की हड्डियों से जुड़ा हुआ है और हड्डियों में भी जो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है जॉइंट पेन, और इसी समस्या से जुड़ी हुई जो बीमारी होती है जिसे हम अर्थराइटिस बोलते हैं। और आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद है इंदौर के एक ऐसे डॉक्टर जो सिर्फ रेमेटोलॉजिस्ट और अर्थराइटिस इन ही टॉपिक्स के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर आशीष सर का। नमस्कार। तो आशीष सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि रेमेटोलॉजी क्या होती है सर? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रंजन जी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को रोमेटोलॉजी के बारे में अवेयरनेस नहीं है। अक्सर बहुत सारे गठिया के मरीज जो हैं वो सालों साल तक अपने जॉइंट पेन की प्रॉब्लम के लिए अलग अलग प्रकार के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनके टेस्ट होते हैं, बट फाइनली देखा जाता है कि उन पेशेंट्स को गठिया है। और जब तक वो स्पेशलिस्ट के पास पहुंचते हैं तब तक उनके जोड़ तिरछे हो जाते हैं, उसमें डिफॉर्मिटीज आ जाती है। जैसे आपने कभी पेशेंट्स देखे होंगे जिनके हाथ पैर पूरे तिरछे हो गए, जोड़ पूरे ऐसे टेढ़े हो गए, या फिर ठीक से चल नहीं पा रहे, तो वो गठिया के मरीज होते हैं। तो वो पेशेंट्स जो रहते हैं उनका ट्रीटमेंट एक रोमेटोलॉजिस्ट से होना चाहिए। रोमेटोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑटोइम्यून बीमारियां और गठिया और उससे संबंधित 100 से 150 प्रकार के रोग होते हैं, उनका ट्रीटमेंट करता है। मेन मकसद क्या रहता है कि पेशेंट्स के जो जॉइंट हैं उसमें पेन ना हो, दर्द ना हो, उसमें जकड़न ना हो और उसमें डिफॉर्मिटीज ना आए। यही हमारा टारगेट है। तो पेशेंट जितना जल्दी रोमेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचता है उसका ट्रीटमेंट उतना अच्छा होता है और उसको डिफॉर्मिटीज नहीं आती, क्योंकि ये कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जिसमें मरीज के जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है और उसको सर्जरी से वो जॉइंट में कुछ कर दिया जाए। ये बॉडी में है बीमारी, पूरे शरीर को इफेक्ट करती है, पूरे शरीर के जोड़ को इफेक्ट करती है। तो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट जो रहता है वो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब डिजीज बहुत एडवांस्ड हो जाता है। तो सर, अभी जैसे आपने बताया कि ये बोन और उसके जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो फिर एक क्वेश्चन उठता है कि सर रेमेटोलॉजी और ऑर्थो जो सेक्टर ऑर्थोपेडिक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको रोमेटोलॉजिस्ट कहाँ काम करते हैं वो बताता हूँ। जॉइंट होता है जहाँ पे हमारा ये मूवमेंट होता है, जैसे ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, ये पूरी बोन है यहाँ से लेकर यहाँ तक हड्डी। तो रोमेटोलॉजी के जो डिजीज होती है वो मेनली जॉइंट्स पे जो बीमारी होती है, आर्थराइटिस या गठिया, उस पर काम करती है। अब आपका एक सवाल है कि ऑर्थोपेडिशियन और रोमेटोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो रोमेटोलॉजिस्ट जो रहता है वो एक मेडिकल डॉक्टर होता है, वो सर्जिकल डॉक्टर नहीं होता। और ऑर्थोपेडिशियन जो होता है वो जॉइंट्स की सर्जरी करता है। जैसे आपने सुना होगा किसी पेशेंट का जॉइंट बदला गया है, उसके घुटने खराब हो गए, उसके कूल्हे खराब हो गए, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, ये काम होता है ऑर्थोपेडिशियन का। इसके साथ ही फ्रैक्चर जो होता है, ट्यूमर होता है, उनका ट्रीटमेंट करना, उनकी सर्जरी करना, ये सब ऑर्थोपेडिशियन का काम होता है। रोमेटोलॉजिस्ट का काम होता है दवाइयों द्वारा इस बीमारी को इतना अच्छा कंट्रोल करना कि जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी आ ही ना पाए और पेशेंट अपनी एक नॉर्मल लाइफ निकाल सके, वो अपना रूटीन का काम कर सके और उसको दर्द ना हो, अकड़न ना हो, सूजन ना हो। तो रोमेटोलॉजिस्ट एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है, ऑर्थोपेडिशियन एक सर्जिकल स्पेशलिस्ट होता है। दोनों ही फील्ड में जमीन और आसमान का फर्क है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर जॉइंट्स में अगर हमें कुछ इम्प्लांट वगैरह यूज करवाना है तो ऑर्थोपेडिक, और मेडिसिन से ठीक होना है तो रेमेटोलॉजी, क्या हम ये बोल सकते हैं?
देखिए इसमें दो चीजें हैं। अगर आर्थराइटिस का पेशेंट जिसका इलाज जल्दी उसके बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे हो जाए तो उसको जनरली जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा एक मरीज है जिसको कि बहुत सालों तक जोड़ में दर्द हो रहा है, वो कुछ दर्द की दवाई खा रहा है, कुछ स्टीरॉइड्स खा रहा है, उसको पेन कम हो रहा है तो वो खुश है, लेकिन धीरे 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 करके उसका डिजीज बढ़ रहा है और उसको डिफॉर्मिटी हो गई। उसके घुटने इतने घिस गए कि वो चल भी नहीं पा रहा, वॉशरूम तक भी नहीं जा पा रहा, अपने डेली के काम नहीं कर पा रहा, किचन में खड़े होकर खाना नहीं बना पा रहे। लेडीज में बहुत कॉमन है ये प्रॉब्लम। तो ऐसे पेशेंट को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर पेशेंट रोमेटोलॉजिस्ट के पास आ जाएं, इस बीमारी का डायग्नोसिस हो जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए, तो कोई भी व्यक्ति उसके हाथ देख के या उसके पैर देख के बोल ही नहीं सकता कि इस पेशेंट को गठिया की बीमारी है। पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता रहेगा, पेशेंट बढ़िया रहेगा, नॉर्मल रहेगा, पर रेगुलर ट्रीटमेंट से उसको डिफॉर्मिटी आने की चांस ना के बराबर हो जाती है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। और अभी जो आपने बताया, आपने एक बीमारी का जिक्र किया, गठिया। सर, बायोलॉजिकल ये एक डी इन्फॉर्मिटी या एक हड्डियों की एक कंडीशन होती है, राइट, जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनमें कोई चीज की कमी होती है। तो बायोलॉजिकल गठिया क्यों होता है? इससे हड्डियों में क्या परिवर्तन हो जाता है उम्र के दौरान, लाइफस्टाइल के दौरान, वजन बढ़ने के कारण, कि हम उसे गठिया बोलते हैं? क्योंकि ये एक जॉइंट पे तो होता नहीं है, ये धीरे धीरे बहुत सारे जॉइंट्स को कवर करता है। तो ऐसा क्यों लॉजिक? क्योंकि ये बीमारी तो सालों से है सर। पहले वेद पुराण से लोग उसको भली ठीक करते हो, लेकिन ये उस समय भी किसी रूप में था। आज हम मॉडर्न साइंस और इसके साथ काम कर रहे हैं, तो आज हम मेडिसिन से ठीक, तो वो लॉजिक हम समझना चाहेंगे। बेसिकली गठिया जो है वो इम्यून सिस्टम की बीमारी है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। कोई भी इन्फेक्शन होता है, बाहरी इन्फेक्शन होता है, तो वो सेल्स उस इन्फेक्शन से लड़ते हैं। और गठिया के मरीज में क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है वो किसी कारण से डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो कारण अलग अलग हो सकता है, जेनेटिक, हेरिडिटरी, एनवायरमेंटल, बहुत अलग अलग कारण होते हैं। तो किसी भी कारण से इम्यून सिस्टम जब डिस्टर्ब होता है तो हमारी बॉडी के पार्ट्स को पहचान नहीं पाते। जैसे आप समझ लें कि किसी दो देश में युद्ध चल रहा है, वॉर चल रही है, और उनके सैनिक को, अपोजिट सैनिक को मारने की बजाय अपने सैनिकों को किल करने लग गया। तो ऑटोमेटिकली उसका दिमाग ऐसा चल रहा है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि मेरा दुश्मन ये नहीं है, ये है। तो ऐसे ही इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, अपनी ही बॉडी के पार्ट्स को पहचान नहीं पाता और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना के उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। तो इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। ये मुख्य कारण होता है इसका। तो सर, ये सारे जॉइंट्स पे मेजर रूप से एकदम से आता है कि ये, मतलब पहले इसका कोई इंडिकेशन होता है कि बॉडी उस तरफ जा रही है, तो हमारे दर्शक ये पता कर सकें कि कौन से नॉर्मल दर्द को उन्हें अवॉइड करना चाहिए जॉइंट्स के, और कौन सा ऐसा दर्द है जिसके लिए उनको थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए? ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल है। तो बेसिकली जिन पेशेंट्स को जॉइंट पेन बहुत से कारण से होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जॉइंट पेन का कारण सिर्फ और सिर्फ गठिया नहीं होता। जॉइंट पेन एक विटामिन डी की कमी से हो सकता है, थायराइड के मरीज को हो सकता है, कैंसर के मरीज को हो सकता है, वायरल इन्फेक्शंस के बाद हो सकता है। तो अनेक कारण होते हैं। अब आपने पूछा कि कैसे पहचाने कि इस मरीज को गठिया है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है, महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू मेल्स या पुरुषों में। और इसमें क्या होता है, पेशेंट को जैसे हल्का हल्का बुखार आ रहा है, थकान हो रही है, जोड़ जोड़ में दर्द हो रहा है। कई बार ये मल्टीपल जॉइंट्स को एक साथ इन्वॉल्व करता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो सबसे कॉमन बीमारी है, जिसको हम संधिवात बोलते हैं, गठिया बाई बोलते हैं। तो हाथ के जो ये वाले जोड़ हैं इसको अफेक्ट करता है। इसको पीआईपी जॉइंट्स बोलते हैं, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। इसको एमसीपी जॉइंट्स बोलते हैं, इसको अफेक्ट करता है। रिस्ट जॉइंट को अफेक्ट करता है, पैर के छोटे जॉइंट को अफेक्ट करता है, घुटने को इफेक्ट कहीं पे भी कर सकता है, बट ये थोड़ा कॉमनली होता है। और इवन पैर के जॉइंट्स में भी है, जो पैर के छोटे जोड़े, 40% पेशेंट्स में पैर के जोड़ों में ये प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई होती है। तो पेशेंट को सिर्फ जोड़ों का दर्द हो रहा है और उसको गठिया है, ये ऐसा नहीं है। पेशेंट को दर्द के साथ अगर सूजन हो रही है, सुबह के टाइम अकड़न हो रही है, अकड़न मतलब क्या होता है, पेशेंट बोलता है कि मैं बिल्कुल हाथ अकड़ जाते हैं अच्छे से, मैं मुट्ठी ऐसे बांध नहीं पाता, खोल नहीं पाता। और ये प्रॉब्लम 5-10 मिनट की नहीं है, 1 घंटे से ऊपर की है। ये हम अमेरिकन कॉलेज ऑफ रोमेटोलॉजी की डेफिनेशन के हिसाब से बता रहे हैं। बट प्रैक्टिकली देखें तो आधा घंटा भी पेशेंट बोलता है कि मुझे बहुत जकड़न होती है,
और थोड़ी देर किचन में काम करने के बाद या एक्सरसाइज करने के बाद जॉइंट फ्री लगते हैं, तो ये गठिया का बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। हल्का बुखार, थकान, जोड़ों में दर्द। अब गठिया के जैसे मैंने बोला कि 100 से 150 प्रकार होते हैं। तो जैसे ल्यूपस है, ल्यूपस को हम गठिया नहीं बोलेंगे, ल्यूपस एक प्रकार की अलग बीमारी है, ये महिला में पाई जाती है, लेकिन इसमें भी जॉइंट पेन हो सकता है। बट ल्यूपस या एसएलई में और क्या होता है, ल्यूपस के पेशेंट्स जो रहते हैं उसमें चेहरे पे एक बटरफ्लाई शेप का रैश हो सकता है, उनको सीवियर हेयर फॉल हो सकता है। कुछ लेडीज ऐसी होती हैं उनमें बालों में पूरा पैच बन जाता है, एलोपीशिया बोलते हैं। मुंह में बार बार बिना कारण के छाले होते हैं। फिर कभी उनका ब्लड टेस्ट होता है तो देखते हैं कि हीमोग्लोबिन उनका बहुत गिर गया, 3-4 हो गया, प्लेटलेट काउंट बहुत गिर गया। तो ये सब चीजें जो रहती है, WBC काउंट गिर गया, ये सब चीजें हमें इंडिकेशन देती है। यूरिन का टेस्ट करा हमने तो हमें पता चला कि इसकी यूरिन में कुछ प्रॉब्लम है और किडनी में भी कुछ इशू आ रहा है। तो एसएलई बीमारी के अनेक रूप होते हैं, ये सिर्फ जॉइंट पेन के साथ प्रेजेंट नहीं करती। तो इस तरह की चीजें हो तो पेशेंट को अलर्ट हो जाना चाहिए। सिंपल जॉइंट पेन हो रहा है जो कि थकान के साथ हो रहा है, फिर बाद में जाके ठीक हो गया दिन भर, तो फिर पेशेंट को दूसरी चीजें भी सोचनी चाहिए, मतलब डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि और क्या हो सकता है। विटामिन डी की कमी से भी जॉइंट पेन होता है, थायराइड से भी होता है, इन्फेक्शन से भी होता है। अभी आपने सुना होगा चिकनगुनिया फीवर। करेक्ट। तो चिकनगुनिया फीवर क्या है, एक वायरल फीवर है जिसके कारण जॉइंट पेन हो गया या आर्थराइटिस हो गया। तो चिकनगुनिया के पेशेंट जो रहते हैं, ज्यादातर पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं समय के साथ, कुछ महीनों में पूरे ठीक हो जाते हैं। बट उन्हीं पेशेंट्स में से कुछ पेशेंट्स को गठिया भी हो जाता है, तो वो लॉन्ग टर्म गठिया में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनका इलाज ऑलमोस्ट जैसे हम गठिया के मरीज का करते हैं उसी तरह से करना पड़ता है। जो आपने गठिए के बारे में बताया, तो इसको फाइंड करने के लिए सर जांचें कौन कौन सी होती हैं? तो जैसा कि पेशेंट्स जांचों का नाम सुन के बड़े परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर बहुत जांचें करा रहे हैं, मगर आज की तारीख में सर एक कॉमन टेंडेंसी हो गई कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले तो नहीं, जांच ऐसा होनी नहीं है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर सबसे पहले उसकी बीमारी के बारे में उससे सवाल पूछता है, पेशेंट अपनी हिस्ट्री बताता है, तो एक आइडिया लगता है कि इसको क्या प्रकार का गठिया हो सकता है। उसके बाद गठिया बीमारी का जो ट्रीटमेंट होता है वो कोई मामूली दवाइयाँ नहीं है। एक चीज, उसके अपने खुद के बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, तो आप बिना कंफर्म करे उसको दवाई नहीं दे सकते। उस दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलती है, जीवन भर चलती है। तो क्या एक ऐसी बीमारी का ट्रीटमेंट जिसकी दवाइयों के भी साइड इफेक्ट होते हैं, जिसकी दवाई भी जीवन भर लेती है, ब्लाइंडली कर सकते हैं क्या? जिसमें कि 100 से 150 प्रकार का गठिया है, तो कौन से प्रकार का गठिया है ये जानना बहुत जरूरी होता है। अब टेस्ट कौन से होते हैं, देखिए बेसिक टेस्ट में तो पेशेंट का सबसे पहले ब्लड कैसा है, हीमोग्लोबिन कैसा है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एसएलई बीमारी में उसका प्लेटलेट काउंट भी कम हो सकता है, WBC काउंट भी कम हो सकता है, हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसको हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बोलते हैं, ESR और CRP, ये बढ़ जाते हैं। तो ये बढ़ जाएंगे तो एक इंडिकेटर है कि पेशेंट को गठिया होने की पूरी संभावना है। बट ये भी स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। स्पेसिफिक टेस्ट क्या होते हैं, RA फैक्टर, जिसको हम रूमेटाइड फैक्टर बोलते हैं, पेशेंट अपनी भाषा में उसको RA फैक्टर बोलते हैं, बट टेक्निकली में उसे RF बोलते हैं, रूमेटाइड फैक्टर। NTCCP, ANA टेस्ट आपने नाम सुना होगा, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, ये 3 कॉमन टेस्ट होते हैं। इसके अलावा तो जैसे स्पाइन का गठिया होता है, एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसमें HLA-B27 करके एक टेस्ट होता है। कई मरीजों में टेस्ट के अलावा एक्सरेज, MRIs या अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ता है। उसका कारण ये है कि जॉइंट में कितना डिस्ट्रक्शन है और कुछ पर्टिकुलर गठिया में किस जॉइंट में क्या इफेक्ट कर रहा है। जैसे एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हमको सैक्रोइलाइटिस करके स्पाइन में देखना पड़ता है, तो सैक्रोइलाइटिस के ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। तो जब हम एक्सरे करते हैं तो हम डॉक्टर्स को समझ में आता है कि ये कितना एडवांस्ड है, और MRI करते हैं जब तो हमें पता चलता है कि ये कितना एक्टिव है, डिजीज साइलेंट है या डिजीज एक्टिव है। तो जांचें सिर्फ जांचों को करवाने के लिए नहीं करवाई जाती है, उसका बहुत ही बड़ा साइंटिफिक लॉजिक होता है जो कि ट्रीटमेंट को डिसाइड करने में हेल्प करता है और फ्यूचर में मॉनिटरिंग करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो बेसिकली वाकई में एक बात तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने तो अभी तक ये सुना है कि गठिया एक होता है। आज आपसे मिलके हमको ये पता चला कि गठिया के कई सारे रूप होते हैं और कई सारे। सर, आपने इस फील्ड में ऐसा क्या पेशेंट देखा कि आपने स्पेसिफिक इसी एक टॉपिक पे पूरा कंसंट्रेट करा? क्या स्कोप आपने इसमें देखा था या आपने सोचा था कि आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट था? क्या था एक जो जिसमें आपने मतलब कॉलेज टाइम में जब आपने इस फील्ड में स्विच करा तो आपने इस फील्ड में ऐसा क्या देखा कि
इसको अपना इस पेशेंट को अपन अपना प्रोफेशन बना लें? देखिए, रूमेटोलॉजिस्ट जो रहता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है वो मैं बताता हूँ आपको। हर डॉक्टर को पहले एमबीबीएस करना पड़ता है, उसके बीच में एमडी मेडिसिन करनी पड़ती है। एमडी मेडिसिन के बाद बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे आपने कार्डियोलॉजिस्ट सुना होगा, नेफ्रोलॉजिस्ट सुना होगा, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सुना होगा, डायबिटोलॉजिस्ट सुना होगा, वैसे रूमेटोलॉजिस्ट होता है। तो मुझे क्यों इस फील्ड में इंटरेस्ट आया, क्योंकि ये फील्ड जो है ये सिर्फ जॉइंट्स पे काम नहीं करती है, ये बॉडी के बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करती है। अब रूमेटोलॉजिस्ट का काम सिर्फ एक ही ब्रांच के डॉक्टर से नहीं पड़ता। रूमेटोलॉजिस्ट का काम छाती के डॉक्टर होते हैं, चेस्ट फिजिशियन है, उनसे भी पड़ता है, क्योंकि कुछ गठिया के मरीजों को लंग्स में सूजन आ जाती है जिसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बोलते हैं। तो जब वो इसकी जांच करते हैं तो उनको लगता है कि इसका कारण क्या है, और कई बार इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम निकलती है। तो गठिया सिर्फ और सिर्फ जोड़ों पे असर नहीं करता, लंग्स पे भी असर करता है। हमारे पास आई स्पेशलिस्ट बहुत सारे पेशेंट्स रेफर करते हैं, क्योंकि पेशेंट्स को अलग अलग प्रकार की आंखों की बीमारियां होती है जो कि इन्फेक्शन नहीं होती, और वो डायग्नोज करते हैं कि इसको तो इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है, और वो इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए हमारे पास भेजते हैं। तो एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है बेसिकली, जिसमें ब्लड, लीवर, किडनी, ब्रेन, जॉइंट सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये बहुत ही वास्ट फील्ड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग फील्ड है। अब जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक पेशेंट देखा था जो कि पूरा बेड रिडन था, उसको एक ऑटोइम्यून डिजीज था जिसको डर्मेटोमायोसाइटिस बोलते हैं। ओके। डर्मेटोमायोसाइटिस में क्या होता है, स्किन में कुछ रैशेज आते हैं, पेशेंट को मसल वीकनेस रहती है, वो अपने आप कुर्सी से नहीं खड़ा हो सकता, टॉयलेट से नहीं खड़ा हो सकता, हाथ ऊपर नहीं कर सकता, कंघी नहीं कर सकता, बेड से नहीं उठ सकता। उसका सीपी के लेवल देखें तो 20,000 30,000 ऐसे आता है। और धीरे धीरे करके उस पेशेंट की अगर यही चीज मसल्स की वीकनेस चेस्ट मसल्स में आ जाएगी तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होता है। तो उस पेशेंट को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देने के बाद जब वो पेशेंट खड़ा होके चल के आपके पास 1 महीने के बाद आता है, तो जो आपको खुशी मिलती है वो खुशी कहीं नहीं मिल सकती। तो आपने जो एक पेशेंट की बात करी वो ये है कि इसमें सिर्फ आर्थराइटिस के पेशेंट का जॉइंट पेन ठीक कर दिया उतना प्लेजर नहीं है, इसमें बहुत सारे सीरियस पेशेंट होते हैं। जैसे वैस्कुलाइटिस एक बीमारी है, वो सीरियस बीमारी है, एसएलई, डर्मेटोमायोसाइटिस, उसके अलावा जो मल्टीपल ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है उसके कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके। तो सर कोई एक ऐसा केस जो आपको हमेशा याद आ जाता है या आपके हमेशा जहन में रहता है, क्योंकि आपने तो कई सारे पेशेंट देखे होंगे, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा केस होगा जो या तो बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जो हम जिस बीमारी की बात कर रहे हैं इसमें पेशेंट की तरफ से भी बहुत सारे चीजों पे कंट्रोल करना, मेहनत करना, वर्किंग करना पड़ता है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की इसमें जरूरत पड़ती है। तो कोई एक ऐसा चैलेंजिंग केस जिसमें पेशेंट मतलब नॉटी पेशेंट कह सकते हैं वो रहा हो, और उसके साथ बहुत जद्दोजहद करके या बहुत चैलेंजिंग रहा आपको, और फाइनली आपने उसको पूरा, ऐसा कोई चैलेंज? केसेस तो बहुत सारे चैलेंजिंग देखते ही रहते हैं, लेकिन जो आपने पर्टिकुलर चीज बोली वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मेरे पास एक पेशेंट, यंग बिल्कुल लड़का, जो कि म्यूजिशियन है, बेसिकली म्यूजिक करता है, तबला बजाता है, बांसुरी बजाता है और शोज में भी जाता है। तो उसको एक बहुत ही सीरियस प्रकार की बीमारी हो गई थी, ऑलमोस्ट कि वो जानलेवा वाली स्टेट में चला गया था। तो उसको हमको वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ा था, कई 15-20 दिन तक एडमिट रहा। फिर 1-2 महीने के बाद फिर से वो डिस्चार्ज हुआ और फिर से एडमिट होना पड़ा। तो 2-3 महीने के बाद तो हमको भी ये क्लियर नहीं था कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा, पर आज 10 साल हो गए और वो आज भी मेरे पास आता है, और अब वो बिल्कुल बढ़िया है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हैं, और वो आके जितने भी उसके म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते हैं वो बुलाता है। तो ऐसे पेशेंट्स हमेशा याद रहते हैं। तो सर जैसे आपने मुझे बताया कि ये जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है गठिया, तो और आपने जो केस बताया कि वो म्यूजिशियन था, तो मान लीजिए कि अगर किसी को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है तो ये क्या उन लोगों को हो सकती है जो जॉइंट्स के रेगुलर यूज करते हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई तबलिस्ट हो या कोई ड्रमर हो जो डेली पूरा मूवमेंट जिनका रहता है? नहीं, ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। ये किसी को भी हो सकता है? किसी को भी हो सकता है, तो अब मेरा कभी भी हो सकता है। तो अब मेरा क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अगर इन लोगों को होता है
क्योंकि इनका करियर, जैसे क्रिकेटर है, क्रिकेटर का करियर ही क्रिकेट पे है, म्यूजिशियन है या तबलिस्ट है तो उसका करियर ही उस पे है। तो ये आप इस कंडीशन में उनको कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि जॉइंट्स को रिलैक्स और रेस्ट भी मुझे ऐसा लगता है कि देना चाहिए, बट वो अपने प्रोफेशन से कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में किस तरीके से पेशेंट को आप हील करते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि जो अर्ली स्टेज पे पहुंच जाता है डॉक्टर के पास और उसका सही ट्रीटमेंट होता है, वो अपना सारा काम कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी कोई चीज़ रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। अब जैसे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम का एक गठिया होता है जो कि स्पाइन को इफेक्ट करता है, रीढ़ की हड्डी को। अगर उसका बराबर से ट्रीटमेंट नहीं हो तो पेशेंट को पेन तो होगा ही, लेकिन उसको डिफॉर्मिटी आ जाएगी, उसको कुबड़ आ जाएगी, उसका स्पाइन रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, उसके हिप जॉइंट में अगर गैप कम हो गया तो उसका हिप जॉइंट का मूवमेंट नहीं होगा, तो वो फुटबॉल क्रिकेट कैसे खेलेगा। तो अगर ये पेशेंट अर्ली स्टेज पे आ जाते हैं, दवाई खाते हैं और उसके साथ स्पोर्ट्स भी करते रहते हैं, तो ये एक्चुअली नॉर्मल पेशेंट से भी अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी के साथ ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। क्योंकि हमारी फील्ड में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा एडवाइज होती है, स्पेशली जैसे मैं एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोल रहा हूँ, तो इन पेशेंट्स को तो हम बोलते हैं कि आप साइकिलिंग और स्विमिंग करो, ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है अदर देन जो हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं। तो नेचुरल एक्सरसाइजेस भी बहुत हेल्प करती हैं। तो इनकी जो एक्टिविटी है ये इनको हेल्प ही करती है हीलिंग में, दवाई के अलावा। तो कोई पेशेंट अगर बहुत एडवांस स्टेज पे आया तब तो वो जिस स्टेज पे डॉक्टर उसकी हेल्प करेगा, बट उसको डिफॉर्मिटी आ गई और वो नहीं कर पा रहा अपनी एक्टिविटी, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। बट जो शुरुआत में आ जाते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट रहता है, उनको दिक्कत नहीं आती है। सर एक क्वेश्चन ये भी मेरे दिमाग में था कि कई बार लोगों का सोचना होता है कि मेरी फैमिली में किसी को था, तो पेरेंट्स की तरफ से भी ये बच्चों को हिदायत दी जाती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं कि देख लो फैमिली में ये प्रॉब्लम है, तुम लोग इससे बच के रहना। तो क्या ये गठिया की प्रॉब्लम पीढ़ी दर पीढ़ी एक एज के बाद क्या सभी को होती है? अब ऐसा रहता है? इसमें दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर घर में किसी को गठिया हो तो ज़रूरी है कि आगे वाली जनरेशन को हो कि नहीं हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता और इसकी परसेंटेज भी बहुत कम होती है, संभावनाएं बहुत कम होती हैं। ये क्वेश्चन लगभग हमारे से हर मरीज पूछता है, स्पेशली क्योंकि ये क्या होता है, ये लेडीज़ में बीमारी होती है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज वाली, मतलब जिनकी शादी हुई होती है, बच्चे होने वाले होते हैं। तो उनका सवाल ही ये रहता है कि क्या ये बीमारी हमारे बच्चे को कन्फर्म होगी क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये होने की चांस बहुत कम है। गठिया का मरीज आजकल हर घर में है। अगर ऐसा सोचने लग जाए तो कोई शादी ना करे और जीवन आगे ना चले, बट ऐसा है नहीं। ओके, इसमें परसेंटेज बहुत कम है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा जो क्वेश्चन था आपका कि जो है किसी को गठिया है तो हम हिदायत देते हैं कि हमारी फैमिली में प्रॉब्लम है, तो हम हिदायत देते हैं। तो इसके लिए भी पेशेंट्स आते हैं कि मेरे घर में इन तीनों को गठिया है तो मेरा टेस्ट कर दो। मैं बोलता हूँ नहीं, ऐसा नहीं होता। टेस्ट करने से पॉजिटिव भी आ जाएगा तो भी ट्रीटमेंट नहीं दूंगा, सही है। इसलिए टेस्ट ही नहीं करते हैं। तो पेशेंट को जब तक लक्षण ना हो तब तक एडवांस में व्यर्थ में टेस्ट करना ही नहीं चाहिए। तो जिसको होना है उसको होगा। और क्या होता है कि जैसे किसी में गठिया की जीन्स है, जरूरी नहीं है कि वो डिजीज में मैनिफेस्ट हो या डिजीज में बदल जाए। हमारी बॉडी में बहुत सी बीमारियों की जीन्स होती हैं जो हमें ऊपर से इनहेरिटेड होती हैं, जो हमारी जनरेशन को मिलती है, हम उसको आगे पास ऑन करते हैं। बट जरूरी नहीं है कि वो जीन्स एक डिजीज में कन्वर्ट हो जाए या मैनिफेस्ट हो जाए। सब जीन्स डिजीज में कन्वर्ट नहीं होती, इसलिए आप पहले से उसको कोई भी प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी नहीं दे सकते। ओके, तो मान लीजिए सर कि कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसकी फिंगर्स भी तिरछे हो गए हैं, हाथ तिरछा हो गया है, तो मान लीजिए वो एक एडवांस स्टेज पे होगा, तो क्या उस स्टेज से उस व्यक्ति को वापस रिकवर करके नॉर्मल किया जा सकता है कि हम मेडिसिन के थ्रू उस स्टेज से चीजों को आगे नहीं बढ़ने देंगे लेकिन उस स्टेज से रिकवर नहीं कर सकते? यस, तो जो आपने क्वेश्चन पूछा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये उठता है। कहीं ना कहीं सर मेरी फैमिली से भी रिलेटेड है। हाँ मेरी फैमिली में भी एक दो पर्सन को था, तो हाँ ये चीज मैंने देखने में ही है, हाँ। तो इसलिए मेरा ये क्वेश्चन तब से मेरे दिमाग में है। देखिए, एक होता है बहुत लंबे समय का गठिया जिसमें डिफॉर्मिटीज हो गई हैं, शेप चेंज हो चुका है, भले ही फिंगर्स में स्वेलिंग ना हो, पेन ना हो, स्टिफनेस ना हो, तो उसको हम बर्नट आउट डिजीज बोलते हैं। ऑलरेडी वो स्टेज तक पहुंच गया है।
तो वो पेशेंट में अगर एक्टिविटी और हम ट्रीट कर रहे हैं तो उसको पेन और स्टिफनेस तो कम हो जाएगा, दर्द और सूजन तो कम हो जाएगी। बट आप सोचो कि उसका पूरा हाथ सीधा हो जाए नॉर्मल व्यक्ति की तरह, तो वो नहीं हो सकता। ऐसा जो भी क्लेम करता है या कोई वैद्य या कोई किसी को कुछ बताता है तो वो थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन होती है। दूसरा पेशेंट होता है कि अर्ली स्टेज पे आया, सूजन के कारण उसकी उंगली थोड़ी सी मुड़ी हुई दिख रही है, उसका बराबर से इलाज होगा, स्वेलिंग उतर गई, फिजियोथेरेपी करी, मेडिसिन चल रही है, तो कई बार वो बिल्कुल नॉर्मल से दिखने लग जाते हैं। तो कौन सी स्टेज पे आया है, किस स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट उसको कितना हेल्प कर रहा है, ये सब चीज़ें फैक्टर इंपॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को डिफॉर्मिटी आ गई तो वो ट्रीटमेंट ले ही ना, क्योंकि उसका ये जॉइंट खराब है बाकी तो नहीं खराब है ना, बाकी जॉइंट्स को बचाना है। ये डिजीज़ लंग्स को इफेक्ट करती हैं, आइज़ को इफेक्ट करती हैं, किडनीज़ को इफेक्ट करती हैं, तो वो चीज़ का भी प्रोटेक्शन रहेगा। तो ट्रीटमेंट हर स्टेज पे लेना है, बट हर स्टेज पे ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच सर। तो आज आपने ये जाना कि गठिया वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या तो है, लेकिन इस पे अगर हम ध्यान दें, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, हर मेडिसिन को टाइम टू टाइम लें और डॉक्टर के बताए हुए सारी हिदायतों को, शेड्यूल को और लाइफ स्टाइल को अगर फॉलो करें तो हम काफी हद तक, यानी कि नहीं के बराबर, इस बीमारी को महसूस करते हुए एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। हमारे साथ आशीष सर ने हमें वो सारी चीजें बताई जिसके कई सारी कंडीशन आप लोगों ने या तो देखी होगी या आपके परिवार में हो सकता है इतिहास में कभी आपको मिली होगी। और ये नॉलेज इसलिए भी जरूरी है कि बीमारी वही है जो हर बार आपके सामने आएगी, बस शक्ल नहीं होगी, अंदाज नया होगा और तकलीफ नहीं हो सकती है। तो जानकारी रखकर अपने आप को सेफ रखना आज की तारीख में आपका स्वयं का भी कर्तव्य है। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द अगले और भी मैं नए टॉपिक्स पे चर्चाएं करूंगा, चर्चाएं जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।